हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हिंदी पेडागोजी का प्रश्न लिया गया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यह परीक्षा दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और यही परीक्षा में दोस्तों ट्रेंड करते हैं। हर प्रश्न ट्रेंड करते हैं, ऐसे ही रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर आप लोग शेयर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है, आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी भाषा, ठीक है, थोड़ा अंडरलाइन कर रहे हैं। हिंदी हिंदी भाषा हिंदी भाषाई अध्यापक है और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानिक भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, मान के चलिए कि जो भी वहाँ पे बच्चे हैं, अगर यहाँ पर 10 बच्चे हैं और वहाँ पे एक टीचर है, तो किसको भाषा सीखनी चाहिए? तो बल्कि टीचर को ही भाषा सीखनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आवेदन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या आप किसी राज्य में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, क्या आपको उस भाषा को जानने के लिए आवेदन देना पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं, इससे कोई संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, बच्चे की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है, यानी बच्चे की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है प्रश्न, किसी टॉपिक, थोड़ा अंडरलाइन कर रहे हैं इसे, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वैसे या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या टीम शिक्षण कहते हैं, मदद स्केप फोल्डिंग कहते हैं, कि सिपाही शिक्षण कहते हैं, कि सिपाही परामर्श कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? आप लोग आंसर बताइएगा। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? मदद स्पोर, यानी स्पोर फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चे की भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और अभी ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाए जाए, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। बच्चे को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, जहाँ भी अभ्यास कराया जाए अनुवाद आ जाए दोस्तों, वह ऑप्शन गलत हो गया। अगर जहाँ भी अभ्यास आ जाए वो ऑप्शन गलत होगा, वह नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, ये भी एक तरह से सही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो है बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है?
कौन से यानी पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। देखिए दोस्तों, क्यों नहीं ले सकता है, ये ऑप्शन गलत है। यानी जो पाठ्य पुस्तक का स्थान दूसरा स्थान भी ले सकता है, ठीक है, ले सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। महत्वपूर्ण एकमात्र सामग्री है। देखिए दोस्तों, जो पाठ्य पुस्तक के अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एक मात्र, देखिए यहाँ भी एक मात्र आ गया दोस्तों, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मात्र ही यही सामग्री है पाठ्य पुस्तक, और भी आपकी हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जो ऑप्शन तीसरा दिया गया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है। यानी सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। यानी कह सकते हैं कि यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि आप कक्षा में 5 के अध्यापक हैं। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस प्रकार के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यह है, गहन पठन कर रहे हैं कि विस्तृत पठन कर रहे हैं कि बारीकी से पठन, शास्त्रीय तौर पर पठन। कौन सा राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर है 5 का 1 है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यह गठन यानी गहन पठन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। जो कक्षा 5 के अध्यापक हैं क्या करा रहे हैं, यानी गहन पठन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया गया है कि किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्व या गहराई से उस पाठ्य पुस्तक सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है। यानी कौन सा कौशल बोध है, मूल्यांकन परक है, वैश्विक है, स्थानिक है कि निष्कर्षात्मक है। तो कौन सा राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। यानी स्थानिक है, स्थानिक कौशल का बोध है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ड्रिल के मध्य से अभ्यास कराना चाहिए। ड्रिल के मध्य अभ्यास कराना चाहिए। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, ठीक है। क्या करें, ड्रिल से मध्य अभ्यास। देखिए बच्चों को ड्रिल नहीं करवाना है, ठीक है। ड्रिल का मतलब एक ही चीज़ बार बार कराया जाए, उसे बार बार नहीं करवाना है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जी बिल्कुल करने चाहिए। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि नियम प्रस्तुत करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या करना चाहिए कि उदाहरण ठीक है, उदाहरण तो अच्छा बात है, बट दोस्तों अगो निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करना है तो पहले आपको नियम प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उदाहरण देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तो कौन सा है, पाठ्य सामग्री का विस्तार,
व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पाठ्य सामग्री का विस्तार। पाठ्य सामग्री का विस्तार, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि कक्षा में मातृभाषा को अर्थात न देना किस विधि का विशेषता है? तो किस विधि का विशेषता है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट मेथड होता है, एक प्राकृतिक मेथड होता है, द्रुति भाषी होता है, श्रव्य भाषित होता है। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? आपको जैसे बता दें दोस्तों, मातृभाषा का अर्थात न दिया जाए तो यानी विधि में कौन सी विशेषता है? आपको बता दें दोस्तों, जो विशेषता दिया गया है वह है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि, कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, आपको मातृभाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी मातृभाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे नहीं पड़ती है? जैसे आपको बता दें दोस्तों कि चलिए आप लोग चाइना जाते हैं, ठीक है, चाइना जाते हैं तो चाइना जाते हैं तो क्या वहाँ पे हिंदी बोली जाती है? जी नहीं, बिल्कुल ना ही तो भोजपुरी बोली जाती है, ना ही मराठी बोली जाती है, ना ही गुजराती बोली जाती है, यानी इंडिया के भाषा नहीं बोली जाती है। तो क्या करते हैं, चाइनीज बोली जाती है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर अपने मातृभाषा को उस अगर माहौल में 1 से 2 महीने में रह गए, ठीक है, 1 से 2 महीने अगर चाइना में रह गए तो कहीं ना कहीं च्या च्यूँ चूँ करते समय आप लोग कहीं ना कहीं आप उस भाषा को समझ जाएंगे। जैसे आप लोग हिंदी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में उनका ची चा चू मी मांग मू ऐसे कुछ लैंग्वेज होता है। बट दोस्तों आप 1 से 2 महीने में सीख जाएंगे, बिना मातृभाषा का प्रयोग किए बिना ही आप सीख जाएंगे। तो इसे कौन किसे कहते हैं? इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे को उसके कुल भाषा का प्रयोग यानी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं यदि, ठीक है, यदि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है तो आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, संरचनात्मक, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, संरचनावादी यानी रचनावादी। तो कौन सा राइट आंसर है? आप लोग को आंसर करना है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी समग्र भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक भाषा अध्यापक, ठीक है, अंडरलाइन कर रहे हैं, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। तो कौन सा लाभ है? देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थी अपने प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुण धर्म संविष्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, संविष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या करता है कि शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी लिखे या ना लिखने के लिए स्वतंत्र। देखिए दोस्तों, कोई तो जरूरी है नहीं, तो ऑप्शन गलत है। जहाँ भी नहीं है, देखिए एकदम सटीक लिखना है। देखिए सटीक, एकदम सटीक क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है दोस्तों, यानी पॉजिटिव नहीं है, यानी नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 है।
यह अधिगम एक प्रकार है जिसमें उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि, तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है संरचना अधिगम होता है, यानी कौन सा प्रयोग करता होता है, करना होता है। तो आपको बताना है संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, गत्यात्मक कौशल अधिगम। तो कौन सा राइट आंसर है, आप लोग दोस्तों आंसर बताइएगा। ठीक है, जो इसका 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी अवधारणा अवधारणा अधिगम है, यानी किसका प्रयोग होता है, तो अवधारणा अधिगम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा विकास में मदद करेगा, मौखिक भाषा में विकास में मदद करेगा। तो कौन है दोस्तों, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। ठीक है, उच्चारण का अभ्यास करना। तो ये सब बच्चों को अभ्यास नहीं कराना है। ठीक है, अभ्यास नहीं कराना, क्या कराना है आपको बताते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन। जी बिल्कुल गलत है, संवेद पठन नहीं होना चाहिए। कविता को कंठस्थ करने के बाद कविता का संवेद गायन। देखिए दोस्तों संवेद गायन हो सकता है, बस दोस्तों सबसे ऑप्शन बेस्ट हमको ढूंढना है। देखिए एक तरह से हो सकता है कंठस्थ, अगर देखिए एक तरह से कहा जाए जो कंठस्थ है एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया कि रोल प्ले भाग लेना। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों। अगर बच्चे को कराना है, यानी मौखिक भाषा का विकास कराना है, उसमें रोल प्ले करा देना चाहिए। कैसे, जैसे 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 क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें क्या करेगा, एक को जज बना दे और दूसरे को वकील बना दे। ठीक है, एडवोकेट बना दे, और दूसरे 2-3 बच्चे को अपराधी बना दें। ठीक है, कुछ को पुलिस बना दिया जाए। अगर रोल प्ले किया जाए कि चलो तुम्हारे अगर ऐसा ऐसा होता है तुम्हारे सामने, तो क्या होता है, सारे बच्चे कहेंगे हम इसको जेल में डाल देंगे। ठीक है, बहुत जो वकील होंगे इसको लेकर के नहीं ये गलत है ये सही है, कहीं ना कहीं अगर रोल प्ले करेंगे। और दोस्तों खेल खेल में ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो रोल प्ले सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। ठीक है, पालन करती है जी बिल्कुल नहीं, पहले से नहीं पालन करती है। जिस प्रवेश समावेश में आप रहते हैं उसी का आप अनुसरण करने लगती है, ना कि भाषा करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। जी बिल्कुल दोस्तों, अंतर्निहित नहीं है, निहित संबंध है। ठीक है, उसके जो भाषा शब्दों और अर्थों के बीच में निहित संबंध है, अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया शब्दों और उनके अर्थों के बीच का संबंध ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। देखिए कहीं कहीं देखिए बस यूं भी हो जाता है और नहीं भी होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो दिया गया बस यूं नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। कहने बताएं कि दोस्तों कि जो अंतर्निहित संबंध नहीं होता बल्कि निहित संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा अधिगम में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। आप प्रश्न दिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना।
जी बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल नहीं लिखना है। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, जी बिल्कुल हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन को ढूंढना है। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों की सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, ये भी तो नहीं कहना है। अगर निदात्मक परीक्षण करना है, अगर क्लास में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, क्या उसके पेरेंट्स को आप बुलाएंगे? नहीं, उसी समय आप उसका निदान करेंगे। बच्चे की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। देखिए दोस्तों, जो हिंदी के पेडागोजी थे आपके समाप्त हो चुके हैं, यानी हिंदी के पेडागोजी थे, यानी 15 क्वेश्चन थे जो आपके सी टेट में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो 15 नंबर आते हैं वह गद्य पद के आते हैं, वह आपके प्रेजेंट टाइम पर आपके डिपेंड करता है। बट दोस्तों उसमें व्याकरण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दोस्तों आपको उसको पढ़ लेना है। बट दोस्तों आपको बता दें कि अगर 15 नंबर आप पेडागोजी कर लेते हैं तो सी टेट में अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।